हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज है 24 तारीख और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज से रिलेटेड है। आपको बताना है इंडिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज किस किस कंट्री के साथ करती है। थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्यों है? अगर आप कॉर्पोरेट के नाम पे जाएंगे तो उसका मतलब ही होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। मतलब कि हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके पेट्रोल करते हैं। पेट्रोलिंग क्यों करते हैं? पेट्रोलिंग के कई सारे हमारे एडवांटेजेस हैं जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि हमारा 30th एडिशन हुआ है इंडिया थाईलैंड का कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का, इसलिए ये न्यूज में था। और ये कब से चल रहा है? तो ये हमारा चल रहा है 2005 से चल रहा है। ये साल में 2 बार होता है। और देखते हैं इसके बारे में। इंडिया थाईलैंड जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है, ये भी हाल ही में चल रहा था। अब ये हम लोग कोई भी कॉर्पोरेट एक्सरसाइज करते क्यों है? कॉर्पोरेट एक्सरसाइज करने से हमें फायदा ये होता है कि जैसे कि दो नेवी के बीच में होता है, उससे क्या होगा, आपस में सामंजस्य डेवलप होती है। और साथ में हम लोग कभी जरूरत पड़ने पर आपस में दोनों नेवी आराम से काम कर सकती हैं। और एक्सरसाइज करने से फायदा ये मिलता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे या उसके थोड़े दिन पहले और थोड़े दिन बाद तक आराम से हम लोग कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को कर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पायरेसी हो गया, हमारा इलीगल जो हमारा फिशिंग हो गया, मैरीटाइम टेररिज्म हो गया, जो मुंबई में टेररिस्ट घुस के आ गए थे वैसे उसको भी रोक सकते हैं। इसलिए हम लोग ये एक्सरसाइज कंटिन्यूस करते रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से रिलेटेड है। ये आपको बताना है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको दिया गया है 2020 का। उसका सही आंसर है भूटान की क्वीन मदर हैं ग्यालुम सैंगे चोर्डन वांगचुक को दिया गया है ये अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में। अब उनको दिया क्यों गया है? दिया गया है उनको जो वो काफी बढ़िया काम करती हैं सेक्सुअल हेल्थ और जेंडर वायलेंस को कम करने के लिए, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया है। तो अब वो काम कर रही है तो उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिन्यू। और रिन्यू का फुल फॉर्म क्या है? रिन्यू का फुल फॉर्म है हमारा रेस्पेक्ट, एडुकेट, नर्चर एंड एम्पावर वुमेन। और अब देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है, तो वो मिला है हेल्पेज इंडिया को मिला है ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी के अंदर। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड है, ये 2 कैटेगरी में अवार्ड देती है। एक तो होता है इंडिविजुअल कैटेगरी, दूसरी होता है इंस्टीट्यूशन के लेवल पे देती है। तो किस लिए देती है? ये अवार्ड देती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल काम करते हैं पॉपुलेशन पे या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज पे काम करते हैं, उनको अवार्ड देती है। अब ये अवार्ड चालू कब हुआ था? तो ये अवार्ड हमारा चालू हुआ था 1981 में और ये फर्स्ट टाइम दिया गया था 1983 में। और अब देखेंगे कि किस इंडियंस को ये अवार्ड मिला है। तो मात्र 2 इंडियंस को अभी तक ये अवार्ड मिला है, जिनमें हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1983 में और जे.आर.डी. टाटा को 1992 में दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रिलेटेड है। आपको बताना है ये को फंडेड किसके द्वारा किया गया है। तो अभी ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो 2 नए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बना रही है अपने राजस्थान के अंदर, ताकि डेवलपमेंट किया जा सके स्टेट के अंदर। तो इसका सही आंसर है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करती है, काफी सस्ते लोन्स पे देती है इंडिया को। अब हमारा जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये जो एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है जो हमारे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के अंदर चल रहा है। तो और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है? तो दूसरा प्रोजेक्ट हो गया हमारा अमृतसर से लेकर के कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, बेंगलुरु से लेकर के हमारा चेन्नई तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इस तरह से 4-5 और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इंडिया का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये कौन कौन से स्टेट से गुजरता है? तो चालू होता है ये हमारा कहां से? ये चालू होता है हमारा मुंबई से। मुंबई में कहां से? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से चालू होता है। तो ये हमारा ऑब्वियसली फिर ये गुजरात से भी गुजर सकता था या एमपी से भी गुजर सकता था, लेकिन ये हमारा क्रॉस होता है कहां से? गुजरात से क्रॉस होते हुए, राजस्थान को क्रॉस करते हुए, हरियाणा क्रॉस करते हुए जाता है ये यूपी। यूपी में कहां पे एंड होता है? तो ये दादरी में एंड होता है। और दादरी में जो है हमारा एनटीपीसी का एक प्लांट भी है। अब जहां तक रही बात इसकी फाइनेंस की, तो ये हमारा जो 20-26% जो है ये जापान का जो
JBIC है, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ये 26% इसमें फाइनेंस इसके द्वारा किया गया है। अब देखते हैं इसकी लेंथ कितनी थी। तो इसकी लेंथ जो है वो 1500 किलोमीटर है लेंथ इसकी, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया में कि हमें अर्बनाइजेशन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये जो हमारी लाइन बन रही है, इसमें कई सारे हमारे स्पेशल जोन्स बनेंगे जहां पे इंडस्ट्रीज और टाउन्स को डेवलप किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इसका नाम है अवर्टिंग ए लॉस्ट कोविड जनरेशन रिपोर्ट। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। तो उसका सही आंसर है यूनिसेफ। अगर आप नाम को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको साफ समझ में आएगा कि इसके द्वारा पब्लिश किया जा सकता है। लॉस्ट कोविड जनरेशन रिपोर्ट मतलब जनरेशन किसका लॉस हो सकता है? बच्चों का हो सकता है। तो बच्चों पे कौन ज्यादा काम करती है? वो काम करती है यूनिसेफ, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है यूनिसेफ। अब हम इसमें रिपोर्ट में डिस्कस क्या किया? इस रिपोर्ट में डिस्कस उन्होंने ये किया कि कोरोना के कारण बच्चों की जिंदगी पे कितना इंपैक्ट पड़ा है, इसी पे ये रिपोर्ट फोकस करती है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है ये कब होता है? ये होता है 20 नवंबर को। और इंडिया में चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वो करते हैं 14 नवंबर को। और हमारा 14 नवंबर को डायबिटीज डे भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कासू टेक्नोलॉजी है ये काफी अभी न्यूज में बना हुआ है। आपको बताना है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है ये वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है। तो अब ये न्यूज में क्यों आया? अभी हुआ क्या ना, हमारे जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये किसके अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है ये। और इसकी जो कमेटी थी उन्होंने 5 टेक्नोलॉजी को रिकमेंड किया है जो हम लोग अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्यों रिकमेंड किया है? असल में क्या है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें 2024 तक सभी रूरल हाउस में टैप का पानी पहुंचाना है। इसलिए कई तरह के हमें सॉल्यूशन ढूंढ रही है वो, इसलिए ये इस टेक्नोलॉजी का भी बोले है उन्होंने। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जो उन्होंने 5 टेक्नोलॉजी का नाम लिया है उनके नाम है ग्रंटफ्रॉस्ट एक्वाप्योर, जनाजल वाटर ऑन व्हील्स, प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरिनेटर, और चौथा जिसपे क्वेश्चन बेस्ड था वो था जो कासू टेक्नोलॉजी। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, घर की जो सीवेज का पानी हो गया, किचन का पानी हो गया, बाथरूम का पानी हो गया, सबको एक साथ लेकर के घर के नीचे हम लोग बनाएंगे टैंक। टैंक में जो है हम लोग अंडरग्राउंड टैंक बनाएंगे, उसमें ट्रीटमेंट करेंगे और फिर उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है जो कासू टेक्नोलॉजी हमारी वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। और हमारी जो लास्ट टेक्नोलॉजी है उसका नाम है एफबी टेक। आप डिटेल से इसके बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। ये कहां पे होने वाला है, किस स्टेट में होने वाला है? तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा। उसका सही आंसर है गुजरात में ये होने वाला है। अभी ये 25 तारीख से चालू होगा, ठीक है। और ये केवड़िया गुजरात में चालू होगा। ये 2 डे का कॉन्फ्रेंस होगा और हमारा 80th होगा कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का 80th कॉन्फ्रेंस है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे, इसको इनॉग्रेट करेंगे। अब इसका थीम क्या है? इसका थीम है हमारा हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की टू ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इसका थीम है। अब इस पे जो मेन फोकस और डिस्कस ये किया जाएगा कि हमारी पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है वो आराम से कैसे काम कर सके और उसको प्रोडक्टिव कैसे और बनाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है इंडिया में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हो रहा है पर वो कैंसिल कर दिया गया है। आपको बताना है किस स्टेट में होने वाला था। तो अभी आपको जान के काफी अच्छा लगेगा कि ऐसा भी कोई फेस्टिवल इंडिया में होता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। सबको लगता होगा ये तो भाई यूरोपियन कंट्री में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में भी होता है। और अब वहां पे आप ट्रेवल भी करके देख सकते हैं। ये हमारा होने वाला था मेघालय में, लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया गया है कोरोना के कारण। अभी जो है अगर आप जाएंगे मेघालय के अंदर तो पूरे मेघालय में आप चेरी ब्लॉसम देखेंगे और आपको देख के लगेगा कि आप यूरोप आ गए हैं। और चेरी का जो ब्लॉसम इसका जो है, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? पदम भी बोला जाता है, पज्जा भी बोला जाता है, पद्म कष्टा भी बोला जाता है। और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस फूल को काफी महत्व दिया गया है। और आपको ये बात का ध्यान रखना है, शिलोंग के अंदर ये हमारा इंडिया का एकमात्र चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको घूमने का मन करे तब भी आप जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर, और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद करना ही पड़ेगा आपको। तो
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स किससे रिलेटेड है? सैंड माइनिंग इंटरनेट से रिलेटेड है, या ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, या फिर कोई नया हम लोग प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है डी, लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन ए कंट्रोल्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। अभी क्या हुआ, कई सारी हमारी फिनटेक कंपनीज हैं, ठीक है, वो हम अपने प्रोडक्ट्स को चेक करती हैं, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में चेक करती हैं। तो जैसे कि आप लोग एग्जाम में मॉक टेस्ट देते हैं, तो कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसको रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में टेस्ट करती है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसमें चेंज किया जा सकता है और बढ़िया कैसे कर सकते हैं, इसलिए उससे लिंक्ड होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, रेगुलेटरी जो सैंडबॉक्स है ये हमारा एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जिसमें कि कोई भी फिनटेक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लिमिटेड और एनवायरनमेंट में टेस्ट करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है एक्साइज सिटमैक्स से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसका सही आंसर है इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड। अभी हाल ही में इसको कंक्लूड किया गया है। इसमें 3 नेवी पार्टिसिपेट करती है, एक होगी इंडियन नेवी, दूसरी होगी सिंगापुर की नेवी और तीसरी होगी हमारी थाई नेवी। अब ये होस्ट किसके द्वारा किया गया था? ये हमारा होस्ट किया गया था सिंगापुर नेवी के द्वारा। और ये कहां पे चल रहा था? ये हमारा चल रहा था अंडमान सी के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बेक्स सीरीज से रिलेटेड है। ये इंडियन नेवी और कौन सी नेवी मिलकर करती है? तो इसका सही आंसर है इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी मिलकर के सिम्बेक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइज करती है। आपको सिटमैक्स और सिम्बेक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा जो बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है ये हमारा 23 नवंबर से चल रहा है। ये हमारा अंडमान सी में भी हो रहा है और ये हमारा एनुअल एक्सरसाइज 1994 से चल रहा है। इसका फायदा क्या होगा? जैसे हम लोग कॉर्बेट एक्सरसाइज था उसी तरीके से हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज में करते हैं, जिससे हम लोग आपस में कई सारी चीज सीखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है वर्ल्ड की जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए ट्विटर पे। तो उसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया के आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है उसके अभी ट्विटर पे 1 लाख फॉलोअर्स हो गई है और कोई भी कंट्री का ये फर्स्ट सेंट्रल बैंक है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज विदा लेते हैं, तो फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।